नमस्ते मास्टर्स। जय संगीता मैम, आई वेलकम यू। अभी तक हमने पिछले 3 अध्यायों में देखा कि किस तरह तायशा क्लारा से मिलती है, वो कैसे उसको अपने घर लेकर जाती है और अपना घर दिखाती है और अपने डॉग मैनफ्रेड से मिलवाती है। आज हम चौथा अध्याय सुनेंगे कि किस तरह क्लारा तायशा को उसकी यात्रा में आगे बढ़ने के लिए उसको एबलर बनने में मदद करती है। तो आइए दोस्तों, हम भी इस यात्रा का आनंद लेते हैं। तो आज कहानी इस तरह से शुरू होती है कि क्लारा तायशा से पूछती है, क्या तुम्हें अच्छे से नींद आई? तायशा कहती है, एक अनजान जगह पर रहना सोना थोड़ा मुश्किल था, पर इस कमरे में जो मुझे अपनापन सा लगा। क्लारा कहती है कि जिसका यह कमरा है तुम उसके साथ सद्भाव एक रूप ही हो। तायशा हैरानी से पूछती है, किसका कमरा? क्लारा, तुमको जल्दी पता चल जाएगा। क्लारा कहती है कि तुम आज अभी पेट भरकर खाना खा लो, क्योंकि तुम्हें आज बहुत ताकत की आवश्यकता है। तायशा पूछती है कि हम लोग आज क्या करने जा रहे हैं? क्लारा बताती है कि हम दोनों नहीं, सिर्फ तुम अपनी रिकैप्चुलेशन पुनरावृत्ति शुरू करने के लिए एक गुफा में जा रही हो। तायशा हैरानी से पूछती है, मेरा क्या क्लारा? क्लारा बोलती है कि मैंने तुमको कल बताया था कि इस घर में सब कुछ और सभी का यहाँ होने का एक कारण है, जिसमें तुम भी शामिल हो। मैं यानी तायशा पूछती है, मैं यहाँ क्यों हूँ क्लारा? क्लारा कहती है कि तुम्हारे यहाँ होने का कारण तुमको अलग अलग चरणों में बताया जाएगा। एक आसान सी बात है कि तुम यहाँ पर हो क्योंकि तुमको यहाँ रहना पसंद है, चाहे तुम कुछ भी सोचो। और दूसरा और ज्यादा जटिल, आपका यहाँ पर होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि आपको यहाँ पर एक बहुत आकर्षक दिलचस्प क्रिया को सीखना है और उसका अभ्यास करना है, जिसे कि रिकैप्चुलेशन यानी कि पुनरावृत्ति कहते हैं। तायशा पूछती है, ये कौन सा अभ्यास है और इसमें क्या शामिल है? क्लारा कहती है, मैं ये तुमको गुफा में चलकर ही बताऊंगी। थोड़ा धैर्य रखो तायशा, अभी मैं तुम्हारे सारे प्रश्नों का उत्तर इस समय नहीं दे सकती हूँ, क्योंकि तुम में अभी उतनी ऊर्जा और शक्ति नहीं है कि तुम मेरी उत्तरों को ग्रहण कर सको। कुछ समय बाद तुमको खुद ही एहसास होगा कि कुछ चीजों को समझाना मुश्किल क्यों होता है। तुम अपने जूते पहनो और चलो। दोनों गुफा की तरफ जाने के लिए पहाड़ी के रास्ते से निकल पड़ती हैं। तायशा पूरी तरह से पहाड़ी के मनोहर दृश्यों को निहारती हुई प्रशंसा करती जा रही थी। वो इतना खो जाती है कि अलग सी दुनिया में ही पहुंच जाती है और खाई की तरफ जाने लगती है। मेरा सपना एकदम टूटता है जब क्लारा एकदम मेरे हाथ पकड़कर मुझको खींचती है। हे भगवान तायशा, तुम मुझसे भी ज्यादा अजीब हो जितना मैंने सोचा था। एक पल को तो मुझे ऐसा ही लगा कि मैंने तुमको खो दिया। क्लारा को पूरी तरह से पता था कि वो कहाँ जा रही है और मैं ऐसे ही दूसरी तरफ पीछे ऐसे चल रही थी कि जैसे मेरा कोई उद्देश्य ही ना हो, बिना ठोकर खाए बस चली जा रही थी। हम पूरी तरह से चुपचाप चलते रहे। तायशा को पहाड़ी के रास्तों से जाना बहुत आनंदमय लग रहा था। वो आसपास के मनोहर दृश्यों को निहारती जा रही थी और प्रशंसा करती जा रही थी। मैंने यानी तायशा ने क्लारा से कहा कि उसे कभी भी घर से बाहर घूमना ज्यादा पसंद नहीं था, पर क्लारा को घर को देखना, सीनरी को देखना उसको काफी लुभावना लग रहा था। क्लारा कहती है, तुम यहाँ पर सीनरी देखने के लिए नहीं आई हो, तुम्हारा सारा ध्यान रास्ते पर होना चाहिए। कुछ देर चलते हुए तायशा हांफने लगती है और क्लारा को पूछती है, क्या ये प्राकृतिक भ्रमण करना जरूरी है? क्लारा रुक जाती है और उसकी तरफ देखकर बोलती है, इससे पहले कि हम कोई महत्वपूर्ण बात करें, कम से कम तुमको अपने आसपास के वातावरण के प्रति जागरूक होना चाहिए और मैं जो कुछ भी कह रही हूँ तुम्हारी ही बेहतरी के लिए कह रही हूँ।
मैंने यानी तायशा ने पूछा, क्या वातावरण? क्या घेरा? मैं तुमको उन आदतन भावनाओं और विचारों और तुम्हारी व्यक्तिगत इतिहास के बारे में बात कर रही हूँ, और वो सभी कुछ जो तुमको ये सोचने पर मजबूर करता है कि तुम बहुत खास और सबसे अलग हो। मेरे स्वाभाविक विचारों और भावनाओं में क्या गलत है? ताशा पूछती है। क्लारा कहती है कि ये आदत या स्वाभाविक विचार और भावना ही तो सभी समस्याओं का कारण है। क्लारा जितना पहेलियों में बात करती थी, तायशा भी उतना ही परेशान हो जाती थी। तायशा सोचती है, क्यों मैं इसके कहने पर यहाँ पर इसके साथ यहाँ आ गई, और सोचती है कि ये क्लारा इतनी शक्तिशाली है। अगर इसने मुझे मार्शल आर्ट करते हुए एक बार भी जोर से मार दिया तो शायद मेरा खेल ही खत्म हो जाएगा। ना जाने कितने विचार उसके मन में इस तरह के चलने लगते हैं। तायशा, तुम विकृत मन की स्थिति में मत फंसो, क्लारा कहती है। यहाँ पर तुमको इसलिए ले आया गया है ताकि तुम जिंदगी को और बेहतर ढंग से जी सको। तुम्हारे पास मन को जानने की शक्ति है। क्लारा, क्या तुमने इसको कहीं से सीखा है? तायशा पूछती है, क्योंकि उसके मन में जो विचार चल रहे होते हैं वो क्लारा को पता चल जाते हैं। तो उसको पूछती है कि तुम्हारे पास कोई शक्ति है जो तुम मेरा मन पढ़ लेती हो? क्लारा कहती है, नहीं, ये सिर्फ तुम्हारे मन ही नहीं है जिसे मैंने समझ लिया, पर हम सब एक जैसे ही हैं। तुमको विस्तार से अच्छे से जानने के लिए मुझे बस खुद को अच्छे से जानना और समझना है। चलो बस अब चलते रहो, तुम्हारे गिरने से बेहोश होने से पहले हमें गुफा तक पहुंचना है। क्लारा, बताओ ना, हम गुफा में जाकर क्या करेंगे? क्लारा कहती है, मैं तुमको ऐसी चीजें सिखाऊंगी जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकती हो। चलते चलते तायशा की एड़ी में छाले पड़ जाते हैं। क्लारा एक डंडी के द्वारा उसके छालों को फोड़ देती है और बताती है कि ये बहुत एक पुरानी पद्धति है चाइना की, जिसको हम छोड़ते जा रहे हैं। क्लारा तायशा को ठंडे पानी में पैर डालने को कहती है और निर्देश देती है कि अपने पैरों को पानी में क्लॉकवाइज घुमाओ, जिसमें तुम्हारे पैरों की थकावट दूर हो जाए और ये महसूस करो कि सारा तनाव तुम्हारे पैरों से निकलता हुआ पानी में ही जा रहा है। तायशा के पैर सुन्न होने लगते हैं और वो कहती है, लगता है यह तरीका काम नहीं कर रहा है। क्लारा, ये इसलिए काम नहीं कर रहा है क्योंकि तुम तनाव निकालने का निर्देश ही नहीं दे रही हो। वो बताती है कि बहता हुआ पानी हमारी सारी थकावट, बीमारी और हर एक वो चीज जिसकी हमको जरूरत नहीं है उसको बहाकर ले जाता है। पर इसके लिए तुमको इंटेंट, इरादा करना होगा, नहीं तो जब तक तुम पैर पानी में डालोगी तब तक पानी निकल जाएगा बिना कोई तुम्हें परिणाम दिए। वो बताती है कि तुम बेड पर बैठकर भी ये कर सकती हो, सिर्फ तुमने कल्पना करनी है, एक बहती हुई नदी को देखना है और महसूस करना है कि आपका सारा तनाव पानी में बह रहा है। तायशा पूछती है कि इंटेंट यानी इरादा करना, इसका क्या मतलब है? इंटेंट या इरादा करना वह शक्ति है जो कि आपको यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड से जोड़े रखती है। यह वह बल है जो केंद्रित होने में मदद करता है और संसार को बनाने में सहायक होता है, जैसे कि ये दुनिया भी एक इंटेंट से ही बनी है। तायशा क्लारा की बातों को बहुत ध्यान से सुन रही होती है। तायशा महसूस करती है कि कोई तो बड़ा बदलाव उसके भीतर आ रहा है। सारा पानी हाथों में भरकर अपना चेहरा धोती है नदी के पानी से। तायशा बहुत ही हैरानी से क्लारा के चेहरे को देखती है और कि क्लारा के चेहरे पर बिल्कुल भी कोई झुर्रियां नहीं है और उसकी युवा दिखने वाली छवि के लिए वो उसकी सराहना भी करती है। क्लारा कहती है कि जिस तरह से मैं दिखती हूँ उसका कारण ये है कि मैं अपने भीतर के वातावरण को बाहरी वातावरण के साथ संतुलित रखती हूँ। और वो बताती है कि हम जो कुछ भी करते हैं
वो इसी संतुलन पर ही टिका हुआ है, क्योंकि हम जो भीतर होते हैं वैसी ही दुनिया हमें बाहर भी नजर आती है। इस पानी की धारा की तरह हम युवा और जीवंत हो सकते हैं, या एरिज़ोना की पहाड़ियों की तरह पुराने हो सकते हैं, या सब कुछ हम पर ही निर्भर करता है। तायशा क्लारा की बातें सुनकर बहुत हैरान होती है और पूछती है, क्या कोई तरीका है कि मैं भी इस संतुलन को हासिल कर सकती हूँ? क्लारा कहती है, हाँ, निश्चित रूप से तुम भी ये कर सकती हो। उस अनोखी क्रिया को सीखकर, उसका पालन और उसका अभ्यास करके, जो मैं तुमको सिखाने जा रही हूँ, जिसे रिकैप्सुलेशन और पुनरावृत्ति कहते हैं। तायशा बहुत उत्साह से बोलती है कि इस अभ्यास को करने के लिए मैं तैयार हूँ। अब मैं और इंतजार नहीं कर सकती। लारा कहती है कि लो, हम पहुंच गए एक छोटी सी गुफा की तरफ इशारा करते हुए, जो कि एक पहाड़ी के पास है। तायशा जैसे ही उस गुफा को देखती है, उसका सारा उत्साह ही खत्म हो जाता है। तायशा थोड़ा सा डर जाती है और पता नहीं अंदर क्या होगा। मोनिका, इस मैम, जैसे जैसे अब क्लारा तायशा को आगे लेके जा रही है और गुफा तक पहुंच गई है, और उसके बीच में क्या है कि वो उसको जानबूझ के लंबे रास्ते पर लेकर गई। रास्ता तो छोटा भी था, लेकिन फिर वो जानबूझ के लंबे रास्ते तक लेकर गई ताकि उसकी बॉडी के अंदर से जो भी उसके इमोशंस हैं, जो फीलिंग्स हैं, या जो अभी वो सोच के बैठी है कुछ कुछ, वो धीरे धीरे पिघल जाए और वो फिर से रिफ्रेश हो जाए। अब जो इसका पार्ट है कि जैसे पैरों में छाले हो गए, और क्लारा ने कहा कि तुम ठंडे पानी में, नदी में, पानी में पैर डुबो और तुम ये सोचो कि मेरे यहाँ से जितना भी पेन है ये सब मेरा निकल के बह के उसमें जा रहा है। तो भावनाओं का और इंटेंट की बात भी बता दी, और उसके बाद अब वो उसको मतलब गुफा तक ले जाती है। अब उसका ये जो कंफ्यूजन है धीरे धीरे दूर हो रहा है, और धीरे धीरे उसको ये बात समझ आ रही है कि मैं कहाँ पर स्टकअप थी, है ना। मतलब तायशा को इस कहानी के रूप में लगाओ, या वो अपनी उस प्रैक्टिस से इनडायरेक्टली कैसे सिखा रही है, और वहां तक पहुंच गई कि भाई हाँ ठीक है, अब तुम गुफा में हो। तो अब वो कह रही है कि मैं भी ऐसा ही संतुलित होना चाहती हूँ, क्योंकि मैं उसके चेहरे के तेज को देख रही हूँ। बैलेंस कर, जैसे उसको बैलेंस करना आ गया है, वो यंग है, उसके चेहरे पे कोई झुर्रियां नहीं है क्लारा की चेहरे पर, तो इसी तरह मैं ऐसा क्यों नहीं हो सकती। मतलब अब वो पहुंच गई है, मतलब वहां तक उसको प्रूव कर दिया क्लारा ने कि नाउ यू कैन डू द रिकैप्सुलेशन। अब वो भी थोड़ा थोड़ा वो ओपन हो रही है, हाँ, ओपन है, एक्सेप्टेंस आ रहा है उसके अंदर से। ब्यूटीफुल। क्लारा बताती है कि ये जगह, जब वो गुफा में पहुंचते हैं तो वो बताती है कि ये जो जगह है, ये एक शक्ति का स्थान था। प्राचीन काल में इसको मंदिर स्थल के रूप में आचार्यों ने चुना हुआ था। यहाँ पर पानी, लकड़ी और आकाश तत्व का सही सामंजस्य है, और यहाँ पर ऊर्जा प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है इस गुफा के पास। जब तुम गुफा में जाओगी तब जान सकोगी कि मेरे कहने का क्या तात्पर्य है। तुम्हें अपने आप को पवित्र, खाली करने के लिए इस अद्भुत स्थान की ऊर्जा का उपयोग करना चाहिए। तायशा हैरानी से पूछती है कि मुझे इस गुफा में रहना होगा? क्लारा कहती है कि प्राचीन समय में भिक्षु गुफाओं में जाते थे, जिससे ध्यान करने में उनको काफी मदद मिलती थी। क्लारा तायशा को गुफा के अंदर जाने को कहती है। तायशा डरते हुए, अपने आप को थोड़ा शांत करते हुए, अपने विचारों को नजरअंदाज करते हुए वो गुफा के अंदर जाती है। गुफा के अंदर अंधेरा और थोड़ी ठंड थी। गुफा के अंदर सिर्फ एक ही व्यक्ति के बैठने की जगह थी। क्लारा तायशा को दीवार के साथ पीठ लगाकर क्रॉस लेग बैठने को कहती है। तायशा गुफा में जाकर थोड़ा सोती है। क्लारा गुफा के सामने पालथी मारकर बैठ जाती है और कहती है कि जिस विशेष कला के बारे में मैं तुमको सिखाना चाहती हूँ वह एक अमूर्त उड़ान यानी एब्स्ट्रैक्ट फ्लाइट और पुनरावृत्ति कहलाता है।
वो बताती है कि केवल विशेष जागरूकता में खास बदलाव करके सही जीवन और ब्रह्मचर्य के द्वारा इस ऊर्जा को फिर से वापस पाया जा सकता है जो व्यर्थ में बह गई थी। ऊर्जा में बस बदलाव करने की ही जरूरत है। आयशा बहुत ध्यान से क्लारा की बातें सुनती है और उसे समझने की कोशिश करती है। क्लारा बताती है कि हमारा शरीर बहुत मजबूत होना चाहिए ताकि पलक झपकते ही आसानी से एक तल से दूसरे तल तक आसानी से ऊर्जा प्रवाहित हो सके। क्लारा की बातों को सुनकर कुछ असाधारण सा महसूस हुआ। उसने निश्चय किया कि वो अब क्लारा के साथ मैक्सिको में ही रहेगी। उसे लगा था कि वो कुछ दिनों में एरिज़ोना वापस चली जाएगी जहां से वो आई थी, पर अब वह उसको ऐसा लगने लगा था कि अब वो वापस नहीं जा पाएगी। आयशा कहती है कि उसको यहाँ भी पता था कि क्लारा के मन में जो कुछ भी था वो मुझे शुरू से ही स्वीकार नहीं था, पर मैं उसके इरादों का विरोध करने में शक्तिहीन थी, क्योंकि जो ताकत मेरे साथ काम कर रही थी वो अकेले उसकी नहीं थी। अब से तुमको एक ऐसे जीवन का नेतृत्व करना होगा जिसमें जागरूकता तुम्हारी सर्वोच्च प्राथमिकता होगी, क्लारा उसको कहती है। ताशा सोचती है कि जैसे कि वो जानती है कि मैंने उसके साथ रहने की मौन प्रतिज्ञा ले ली है। क्लारा और आगाह करती है कि ताशा, तुमको किसी भी ऐसी चीज से बचना चाहिए जो तुम्हारे शरीर या मन के लिए कमजोर या हानिकारक हो, और इसके अलावा कुछ समय के लिए दुनिया के साथ सभी भौतिक और भावनात्मक संबंधों को तोड़ना बहुत आवश्यक है। तायशा पूछती है, यह इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि कुछ भी करने से पहले सामंजस्य हासिल करना बहुत जरूरी है। क्लारा ने समझाया कि हमने ये स्वीकार कर लिया है कि हमारे अंदर द्वैत विद्यमान है, कि मन हमारा काल्पनिक हिस्सा है और शरीर एक ठोस हिस्सा है। यह विभाजन हमारी ऊर्जा को भी दो हिस्सों में बांटकर रखता है, उसे पृथक करता है और उसे एक रूप होने में बाधा डालता है। वो बताती है कि विभाजन होना हमारी मानवीय स्थिति है। हमारा विभाजन मन और शरीर का नहीं है, लेकिन शरीर के बीच में जिसमें मन या आत्मा होती है, और डबल भी, जो हमारी बुनियादी ऊर्जा का भंडार है। मम प्लीज इसको आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए। विलिज्म में हम द्वैत में जीते हैं कि हम मन है, शरीर है। हाँ, एक्चुअली क्या है कि क्लारा ये बताने की कोशिश कर रही है हम सबको कि ज्यादातर जो इल्यूजन्स हैं द्वंद्व में जीते हैं, जबकि हमें पता भी होता है ना, हमारी आत्मा को ये पता होता है कि तुम जो भी कुछ कर रहे हो वो आपका द्वंद्व है, ये इल्यूजन है, ये हमेशा स्थायी नहीं रहने वाला है, ये शाश्वत नहीं है। और हम करते हैं कि क्योंकि हमें बचपन से ये जो बातें हैं ये बताई जाती हैं कि अब तुम ऐसा करोगी, फिर ऐसा करोगी, फिर ऐसा करोगी, और ये जो सारा हिस्सा है ये सारा काल्पनिक है, लेकिन यानी कि मन है। और उस मन के अंदर हम एक बाउंड्री क्रिएट कर लेते हैं जो हमें उस चेतनता से दूर ले जाती है। और हम जब उस बाउंड्री को क्रिएट करके सोचते हैं कि बस यही मेरा एरिया है ना, कि मान लो अभी मैं मतलब अगर ऑफिस में हूँ तो एक ऑफिस के कमरे को मैं समझू कि यही मेरा एरिया है, तो मेरा ये भ्रम हो जाएगा, इल्यूजन हो जाएगा। लेकिन ये तो एरिया नहीं है ना, मैं उससे बाहर भी हूँ और बाहर ही हूँ अगर रियल सेंस में देखा जाए। सेम इसी तरीके से क्लारा सबसे पहले यही बात समझाने की कोशिश कर रही है तयशा को कि अब तुझे इस मन के द्वंद से बाहर आना पड़ेगा, इसलिए तुम्हें उन भावनाओं को, उन जो विचार हैं आपके या कोई रिश्ते हैं, उन सबको छोड़ के कुछ दिन के लिए रिकैपिचुलेशन जो तुमने करना है, उसके लिए इन सब बाउंड्रियों को तोड़ के तुम्हें एक तरफ आना पड़ेगा।
जब तक वो नहीं आएगी, क्योंकि देखो साइलेंस है या आप एक आइसोलेशन में जाते हैं तो आपकी बॉडी के ऊपर जो वर्किंग होती है, आप अपनी बॉडी के ऊपर वर्क शुरू करते हो। देखो कोई अगर 1 घंटा नहीं आता, 1 घंटे में भी हमारे ऊपर वर्किंग होती है, आखिर मैं चाहती क्या हूँ, आखिर मेरी गलतियां क्या थी, हाउ टू करेक्ट माई सेल्फ, मतलब बहुत सारी बातें दिमाग में आने लगेंगी कि यार मैंने टाइम बर्बाद कर दिया, पिछले मैं 3-4 महीने या 6 महीने 10 महीने से टाइम ही बर्बाद करी थी, लेकिन आज मुझे ये ध्यान आया। तो ये सारी बातें तायशा को अब अंदर से जब वो रिकैपिचुलेशन करेगी और क्लारा उसको बताएगी, तो बता तो क्लारा और तायशा ही रहे हैं, लेकिन वो क्लारा और जो मास्टर्स हैं ये सब बताना चाहते हैं कि जो औरत है स्पेसिफिकली वो इन चीजों में फंस जाती है, वो मन के द्वंद में फंस के और अपनी एनर्जी को लूज करना शुरू कर देती है। और उसको उस एनर्जी को वापस कैसे लाना है, क्योंकि एनर्जी तो बहुत जल्दी डिप्लीट होती है। महिलाएं क्योंकि इमोशंस में बहुत ज्यादा होती हैं, विचार बहुत करती हैं, तो उसे वो अपनी एनर्जी को डिप्लीट कर देती है। तो अब क्लारा एक ऐसे पड़ाव पे उसको ले आई कि अब वो जाने का उसका मन नहीं है, और अब ऐसा एक पड़ाव है जो इम्पोर्टेंट है सभी महिलाओं के लिए स्पेसिफिकली। पुरुष भी इसमें शामिल है क्योंकि पुरुष के अंदर भी भाव तो होते ही हैं। तो अब हमें वो जो रिकैपिचुलेशन है वो सीखना बहुत इम्पोर्टेंट है। हम अगर मेडिटेशन के साथ साथ अगर हम रिकैपिचुलेशन भी सीखते हैं तो वो एक, मैं कहती हूँ, बेस्ट विद्या है हमारी, जो क्लारा हम सबको सिखाने की कोशिश कर रही है। कि हम जहां पर भी जाते हैं एनर्जी डिप्लीट करके आते हैं, हम कहेंगे नाउ वी आर 60%, हो थक गए, बिकॉज इन फ्रंट ऑफ अस जो भी कोई बैठा होगा हमारे सामने, उस व्यक्ति को देख के या उस काम को देख के उस इल्यूजन्स को क्रिएट करते हैं कि शायद वो मेरे काम से खुश है या शायद मैंने उसको प्लीज कर दिया। तो ये जो प्लीजिंग नेचर है ना, ये महिलाओं की बहुत ज्यादा है, एक्सेस में प्लीजिंग नेचर है। एंटरटेनमेंट करेंगे शायद बुरा तो नहीं मान जाएगा, ये मतलब ये इतनी गहरी गूढ़ जड़ें हमारे अंदर फंसी हुई हैं, ये किसी न किसी प्रैक्टिस से हमें वो निकालनी चाहिए और ट्रांसपेरेंटली जीना चाहिए लाइफ को। तो ये क्लारा समझाने की कोशिश कर रही है। तो डियर मास्टर्स, जो भी इसमें अभी और योगिक क्रियाएं और विधि बताई गई है रिकैप्चुलेशन की, उसे हम अब अगले अध्याय में सुनेंगे और उसका अभ्यास करेंगे। धन्यवाद मास्टर। थैंक यू संगीता मैम।